हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ माय सीक्रेट ब्राइड का पार्ट 8। जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो बेल का हस्बैंड बी है उसकी डेथ हो जाती है, पता नहीं चलता है कि वो सुसाइड है या फिर हत्या। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो स्वाम है वो अपने डिटेक्टिव ऑफिस जाने के लिए टैक्सी देख रही होती है, पर उसे टैक्सी नहीं मिलती है। तभी अंकल थवान उसे पीछे से आवाज़ मारते हैं, जो कि कुछ स्ट्रीट फूड बेकरी होते हैं। तो यहाँ पे वो स्वाम उनसे स्ट्रीट फूड खरीदती है, तो यहाँ पे वो वहीं बैठ जाती है और अंकल थवान से पूछती है कि क्या अंकल थवान जो रुत है अब उसको परेशानी होगी, क्योंकि वो अब तक उसने किसी को बताया नहीं था कि जो बेल का हस्बैंड बी है वो मिल चुका है। तो यहाँ पे जो अंकल थवान है वो कहते हैं कि अगर रुत और इंस्पेक्टर पेडेट की स्टेटमेंट सेम होगी तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी। और तभी वहाँ पे स्टॉल पे दो लड़कियाँ आ जाती हैं और जो अंकल थवान की जगह है वो सैम ले लेता है और वो लड़कियाँ जो है उससे फ्लर्ट करने लगती थी। यहाँ पे स्वाम अंकल थवान से कहती है कि अंकल ये काम कर रहा है या क्या कर रहा है, मतलब इनसे फ्लर्ट कर रहा है। तो अंकल थवान कहते हैं कि नहीं, काम ही कर रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारे पेडेट और रुत है दोनों की इन्वेस्टिगेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उन्होंने उस केस के बारे में आगे प्रोसीड करे ये बात किसी को नहीं बताई होती है। तभी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो आ जाता है। वो थोड़ा रुत के सामने घबरा रहा होता है, क्योंकि जो रुत की पोजीशन है वो उससे बड़ी होती है। तो यहाँ पे दोनों की स्टेटमेंट लेनी स्टार्ट शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो ऑफिसर है वो रुत से पूछता है कि आपने मतलब कि किसी को बताया क्यों नहीं था कि आपको इतने बड़े मतलब कि इतना बड़ा केस है उसका एक एविडेंस विटनेस मिल गया है। तो यहाँ पे वो बताता है कि एक्चुअल में हमें डर था कि कहीं कुछ लोग उसे मान ना दे। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि और ऊपर से जिस घर में एविडेंस को रखा गया वो घर भी आपके नाम है। तो यहाँ पे जो रुत है वो कहता है कि नहीं, वो घर मेरे नाम नहीं है, मेरे अंकल के नाम है। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि नहीं नहीं, वो घर तुम्हारे ही नाम है, इवनली वो पिस्टल भी आपके ही नाम है। तो यहाँ पे बताते हैं कि ये घर आपके ही नाम है। तो यहाँ पे जो रुत है वो कहते हैं कि नहीं, वो मेरे अंकल के नाम है। और एकदम से रुत शॉक हो जाता है। तभी जो उसके अंकल वहाँ पे आ जाते हैं और जो रुत की इन्वेस्टिगेशन है वो वहाँ पे खत्म हो जाती है। यहाँ पे जो उसके अंकल दिरेक है, क्योंकि वो बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर पहले रह चुके हैं, तो यहाँ पे वो अपने भांजे को वहाँ से ले जाते हैं और यहाँ से रुत को उसे ले जाते हैं। यहाँ पे पेडेट जो रुत को अजीब सा लुक देता है, क्योंकि पेडेट अब उससे ज़्यादा फंस चुका होता है, क्योंकि उसके अंकल ने उसे ऑलमोस्ट बचा ही लिया होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंकल दिरेक है वो रुत को अपने घर पे ले आते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पूरी की पूरी डिटेक्टिव टीम न्यूज़ देख रही होती है, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा होता है कि जो बड़ा केस चल रहा था उस लड़की बेल की हत्या के बारे में, उसमें अब जो रुत हैं वो भी शामिल हो चुके हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंकल दिरेक है वो उससे पूछते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं गड़बड़ कहाँ हुई और एकदम से ये पूरा का पूरा केस बिगड़ गया है क्योंकि वो बंदा मारा गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंकल थवान है वो भी ये बात कहते हैं, पर ये कहते हैं कि यार मुझे लगता नहीं है कि रुत जो इतना बेवकूफ़ आदमी है कि वो अपने ही घर में रख के किसी की हत्या कर देगा। अगर उसे उसको मारना ही होता तो वो उसे अपने घर में नहीं रखता और ना ही अपनी पिस्टल से उसे मारता। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो अंकल थवान है नहीं, जो अंकल दिरेक हैं वो और उससे कहते हैं कि तुम्हें ना इस केस को छोड़ देना चाहिए, अब इस केस में आगे बढ़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो रुत है वो उस पर कुछ जवाब नहीं देता। फिर अंकल दिरेक कहते हैं कि देखो, वैसे भी कल रात उस बंदे की मौत के बाद से एक बच्चा अनाथ हो गया, क्योंकि उसकी मॉम की डेथ पहले हो चुकी है और अब उसके पापा की भी डेथ हो चुकी है। यहाँ पे जो हमारा रुत है उसको ये बात सुन के थोड़ा दुख होता है। फिर अंकल दिरेक कहते हैं कि तुम इस बात को ज़्यादा समझ सकते हो कि बिना माँ बाप के बच्चा कैसे रहता है, और मैं चाहता हूँ कि तुम इस केस को छोड़ दो। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है कुछ जवाब नहीं देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है, वैसे तो वो रुत की एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वाइफ होती है, कॉन्ट्रैक्चुअल वाइफ होती है, पर उसे उसके लिए दुख हो रहा होता है। यहाँ पे जो पेडेट है उसके पास आके बैठता है और पूछता है कि क्या तुम्हें रुत के लिए दुख हो रहा है। तो तभी हमारी जो स्वाम है वो कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अब दिन पे दिन जो मुसीबतें वो बढ़ती जा रही है, ये जो केस है बहुत ज़्यादा डेंजरस होता जा रहा है। तभी वहाँ पे अंकल थवान आते हैं, वो कहते हैं कि देखो अब ये केस डेंजरस होता जा रहा है और हम तुम्हारी लाइफ को मतलब कि खतरे में नहीं डाल सकते, और मैं चाहता हूँ कि अब तुम यहाँ से क्विट कर दो। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो कहती है कि आप मुझे मेरी जॉब से फायर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अंकल थवान है वो कहते हैं कि कुछ ऐसे ही समझो, क्योंकि अब मैं तुम्हें मतलब कि उस घर में रुत के साथ नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि हर बंदे की वीक पॉइंट होता है उसकी फैमिली, और रुत के लिए तुम फैमिली के नाम पर सिर्फ और सिर्फ तुम हो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा सियाह है वो दोनों अपने असिस्टेंट के साथ बैठा होता है और यहाँ पे जो सियाह है वो बेल के केस के बारे में पूछ रहा होता है। तो यहाँ पे जो उसके दोनों असिस्टेंट है वो बताते हैं कि जो केस है वो फिलहाल अब ठीक रास्ते पे पहुँच गया है, जो इंस्पेक्टर है वो फंस चुका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सियाह है उसके हाथ में सच में फिलहाल स्वाम का फोटो होता है, क्योंकि स्वाम ही इस टाइम पे रुत की वीक पॉइंट होती है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा अंकल दिरेक है वो रुत से कहते हैं कि एक काम करो, जब तक ये केस चल रहा है, जब तक तुम फंसे हो तुम मेरे घर पे रह सकते हो। तो यहाँ पे जो रुत है वो कहता है कि नहीं, मुझे घर जाना होगा, मेरी वाइफ घर पे अकेली होगी। और तभी जो हमारा अंकल दिरेक है वो एकदम से कहते हैं कि ये जो मतलब कि जो कल रात डेथ हुई है, जो हत्या हुई है, ये बहुत कॉम्प्लिकेशन बढ़ा चुकी है इस केस में। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है वो कहता है कि क्या आपको भी लगता है कि वो सुसाइड नहीं थी, हत्या थी? तो यहाँ पर अंकल दिरेक कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जो वहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है, यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा
स्वाम है वो अंकल थवान के साथ घूम रही होती है। यहाँ पे जो उसके फ्रेंड्स है उससे पूछते हैं कि तुम्हारे जो हस्बैंड है वो फंस चुके हैं, मतलब कि इस बारे में तुम क्या सोच रही हो। पर स्वाम को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वो अपने घर की ओर जाती है। वहाँ पे देखते हैं कि जो उसके फादर है फिर से उसकी बहन के साथ, मॉम के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी जो उसकी बहन है अपने बेटे को अपने पास लेके आती है और कहती है स्वाम से कि स्वाम प्लीज़ इसे लेके चले जाओ जब तक यहाँ से पापा लड़ाई कर रहे हैं। तो तभी जो स्वाम है वो अंकल थवान की तरफ देख के कहते हैं कि अंकल थवान, मेरी लाइफ ऐसी है कि आप चाहते हो कि मैं फिर से इस लाइफ में आ जाऊँ, प्लीज़ मुझे मतलब कि मेरी जॉब से फायर मत करो, मैं इस जॉब को करना चाहती हूँ चाहे वो कितनी भी डेंजरस हो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो सुक है, जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है रुत की, वो उसको उसके घर पे छोड़ने के लिए लेके आती है। यहाँ पे जो सुक है वो रुत से कहती है कि तुम इतने अमीर हो, मतलब तुम्हारे पास ऑलरेडी इतनी ज़मीन जायदाद है, तो तुम क्यों पुलिस की जॉब कर रहे हो। तो यहाँ पे जो हमारी रुत है उसको अजीब सी नज़रों से देखता है। तो यहाँ पे जो सुक है वो कहती है कि देखो, मानती हूँ कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए, पर मैं तुम्हारी क्लोज फ्रेंड हूँ और मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है कि मतलब तुम इस केस में इतनी मेहनत कर रहे हो और तुम फंस चुके हो। तो यहाँ पे जो रुत है उसका कोई जवाब नहीं देता है। जो सुक है उसको उसके घर छोड़ देती है। यहाँ पे सुक, जो हमारा रुत है, उसको थैंक यू बोलता है। यहाँ पे जो सुक है वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी टेंशन होगी, प्लीज़ मुझे अपनी कंडीशन बताते रहना। और जो रुत है वो अपने घर पे आ जाता है। फिर वो अपने घर ना जाके वो इंस्पेक्टर पेडेट के घर पे जाना पसंद करता है। उससे कुछ बात करनी होती है, वहाँ पे जाता है। यहाँ पे वो इंस्पेक्टर पेडेट से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करने पर जो इंस्पेक्टर वो कहता है कि हम तुम्हारे घर पे चल के बात कर सकते हैं, हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। और तभी एकदम से जो न्यूंग है वो वॉशरूम से निकलती है। यहाँ पे जो रुत है न्यूंग को देख के कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि न्यूंग यहाँ पे क्या कर रही है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि जो न्यूंग है वो डेली पेडेट के घर पे रहती है। यहाँ पे पेडेट जो है, यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो रुत को देख के एकदम से शॉक हो जाती है। और जो न्यूंग है वो अभी भी वॉशरूम से आई होती है और बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है चारों तरफ से। और यहाँ पे जो हमारा रुत है वो न्यूंग को डांटता है कि तुम पागल हो क्या, मतलब कि तुम ऐसे किसी के घर में क्यों रह रही हो, तुम एक जवान लड़की हो और एक यंग लड़के के घर में तुम नहीं रह सकती। अगर लोगों को पता चल गया तो लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कहेंगे। तो यहाँ पे जो न्यूंग है वो कहती है कि देखो, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, एक यही घर था जिस पे रह के मैं तुम पे नज़र रख सकती थी और मेरे को मैं पता लगा सकती थी कि तुम्हारी जो शादी है स्वाम के साथ वो असली है या फिर नकली है, और मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पे तभी रुत कुछ कहने वाला होता है, तभी पेरेंट खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये मेरा घर है, मेरी मर्जी, यहाँ पे कोई मेरी मर्जी रहेगी, जो रुकना चाहेगा वो रुकेगा और जो नहीं रुकना चाहेगा नहीं रुकेगा। और न्यूंग तुम रो मत, हमेशा रोना अच्छी बात नहीं होती। और तभी वो रुत से कहता है कि चलो, तुम्हें मुझसे इंपॉर्टेंट बात करनी थी ना, चलो जाके इंपॉर्टेंट बात करते हैं। और फिर वो जो है रुत को लेके रुत के घर पे आ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है वो पेडेट से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कल रात जो बेल के हस्बैंड बी की डेथ हुई है वो कोई हत्या थी, ना कि सुसाइड थी। तो यहाँ पे जो हमारा पेडेट है वो कहता है कि इस बात को तुम कभी प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो तभी हमारा जो हमारा रुत है वो उससे कहता है कि मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जो बेल का हस्बैंड बी था वो एक लेफ्टी था, और जब उसकी हत्या के टाइम पे जो मतलब कि जब उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी तो उसकी जो गन थी वो उसके राइट हैंड में थी, ना कि लेफ्ट हैंड में थी। तो यहाँ पे जो पेडेट है उसको उस बात में कुछ पॉइंट नज़र आता है। दूसरी ओर हम देखते हैं जो अंकल थवान है वो स्वाम को घर पर छोड़ देते हैं। यहाँ पे स्वाम काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होती है कि अंकल थवान उसको अब जॉब पर रखेंगे या नहीं रखेंगे, नहीं तो वो उसका आज आखिरी दिन होगा रुत के घर पर। अंकल थवान के दिमाग में भी चल रहा होता है कि यार इसको जॉब पे मैं रखूँ या नहीं रखूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो तीरक है वो सबके लिए खाना बना देता है। यहाँ पे जो रुत है वो स्वाम से पूछता है कि तुम इतनी रात तक बाहर क्या कर रही थी, तुम्हें पता है मेरे को तुम्हारी कितनी टेंशन हो रही थी, और कल रात के इंसिडेंट के बाद से मेरे लिए तुम्हारी टेंशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहती है कि मैं अपने घर पे थी और टेंशन मत लो, और फिर वो बिना डिनर किए अपने रूम में आ जाती है। यहाँ पे जो हमारी स्वाम है उसको टेंशन हो रही होती है, उसको ऐसा लगता है कि यार ये आज आखिरी रात है इस घर में, पता नहीं मुझे रखेंगे नहीं रखेंगे। और तभी जो हमारा रुत है एकदम से उसके रूम में आ जाता है स्वाम के और कहता है कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुमने खाना वाना क्यों नहीं खाया, तुम मतलब टेंशन हो रही है क्या। तो यहाँ पे जो स्वाम है उससे कुछ भी नहीं कहती, वो कहती है कि वो एक्चुअल में मैं थोड़ी सी थकी हुई हूँ तो इसलिए मेरे को खाना खाने का मन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो हमारा रुत उससे फिर से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहती है कि मैंने बताया ना कि मैं अपने मॉम के घर पे गई थी। और यहाँ पे जो हमारा रुत है वो कहता है कि देखो तुम टेंशन मत लो, अगर तुम्हें कल के लिए टेंशन हो रही है। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो कहती है कि हाँ मुझे टेंशन तो हो रही है, क्योंकि कल जो भी था बहुत ज़्यादा डेंजरस था, मैं उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। पर जो हमारा रुत है उसको दिलासा देने की कोशिश करता है, कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, और अगर कभी ऐसा कुछ होगा भी तो मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, हमेशा तुम्हें बचा लूँगा। तो ये बात सुन के जो हमारी स्वाम है उसको अच्छा लगता है, और जो रुत है स्वाम का हाथ अपनी ओर बढ़ाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। यहाँ पे जो सीन है थोड़ा रोमांटिक सा लगता है, और तभी जो रुत है वो जाने लगता है। जो स्वाम है
उसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी ओर खींचती है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है स्वाम को नीचे डिनर करने के लिए ले आता है। तीनों लोग एक साथ बैठे होते हैं क्योंकि पेडेट भी वहीं बैठा होता है। तो स्वाम कहती है अरे कुछ तो बात करो, तभी तो पता चलेगा कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर से रुत जो उसके बारे में बताता है कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि जो बी है उसने सुसाइड नहीं की थी। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम एकदम से कहती है कि अगर तुम्हारे मतलब कि अगर तुम्हारे अंकल ने तुम्हें वो घर कहा था कि तुम उसको बी को वहाँ पे रख सकते हो, तो उस घर में गन क्या कर रही थी। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उसको ऐसा लगता है कि हाँ उस घर में गन क्या कर रही थी। तो यहाँ पे तभी जो रुत है वो बताता है कि एक्चुअल में उसे पता भी नहीं था कि वो घर उसके नाम है। उसे ऐसा लगता था कि वो जो घर है वो उसके अंकल के नाम पे है और उस घर को उसने भी पहली बार देखा था। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उसको अपने अंकल के लिए थोड़ा सा उसका दिमाग सनक जाता है। उसको ऐसा लगता है कि यार उसके अंकल ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। फिर हम देखते हैं कि जो पेडेट है वो स्वाम को बाहर स्टोर पर लेके आता है। वहाँ पर दोनों बैठ के नूडल्स वगैरह खाते हैं। और यहाँ पे जो स्वाम है वो पेडेट से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो रुत के अंकल हैं उनमें कुछ गड़बड़ है। तभी यहाँ पे वो स्वाम एकदम से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को इस केस से कल निकाल दिया जाएगा और जो अंकल थुआन है मुझे अब इस केस में नहीं रहने देंगे और शायद ही मेरा आज लास्ट दिन होगा और मेरी लाइफ फिर से पहले जैसी बेकार हो जाएगी। मुझे फिर से वैसे श्रम की तरह रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पेडेट है उसकी जब बात पे कोई जवाब नहीं देता और वो अपने घर आ जाता है। फिर वो देखता है कि जो न्यूंग है वो जा चुकी है। उसको न्यूंग की याद आती है और वो सारी बातें सोच रहा होता है जो न्यूंग ने कही होती है कि उस घर में सिर्फ वो इसलिए रुकी हुई है क्योंकि वो रुत पे नज़र रख सके और रुत कि मतलब जो भी रुत की लाइफ में हो रहा है उस पर नज़र रख सके। फिर हम जब देखते हैं कि जो हमारा पेरेट है वो न्यूंग को कॉल करता है। यहाँ पे न्यूंग कॉल उठाती है तो पेरेट उससे पूछता है कि तुम घर चली गई। तो कहती है कि हाँ मैं घर चली गई। तो यहाँ पे वो दोनों बात करने लगते हैं और फिर वो जो हमारा पेडेटर से कहता है कि देखो हर बात पे रोया मत करो और रही बात रुत की तो तुम मेरे घर पे कभी भी आ सकती हो। ये मेरा घर है और मेरी मर्जी कि मैं किसी को बुलाऊं या ना मिलाऊं। और वैसे भी अगर तुम अपने घर पे रहोगे तो तुम्हारे पेट में फिर से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा और फिर वो स्मेल में बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तुम मेरे घर पे आ सकती हो। और यहाँ पे वो दोनों काफ़ी रात तक बात करते हैं, मतलब कि इधर उधर की बात करते रहते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो रुत है उसको फिर से पुलिस स्टेशन में आना होता है गवाही देने के लिए क्योंकि वो उसका जो एविडेंस है जिसकी डेथ हुई होती है वो उसके घर में हुई है। तो यहाँ पे वो हमारे रुत की जगह जो गाड़ी से निकलती है वो और नहीं हमारी स्वाम होती है। स्वाम आई होती है। स्वाम इसलिए आई होती है क्योंकि रुत का आना थोड़ा सेफ नहीं होता। तो यहाँ पे वो स्वाम आती है क्योंकि स्वाम उसकी वाइफ है। वो सबसे कहती है सारे मीडिया वालों से एक्चुअल में जो रुत है उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो वो नहीं आ सकते, इसलिए मैं उनकी जगह पर आई हूँ। और वो बिल्कुल अपने आप को अजीब सा ड्रेसअप करके आई होती है जैसे बिल्कुल रिच वुमेन की तरह। तो यहाँ पे सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लगता है। तो यहाँ पे जो स्वाम है उसे पता होता है कि मीडिया वाले उसको परेशान कर देंगे तो उनसे उल्टे क्वेश्चन पूछने लगती है कि मतलब कि उन्हें परेशान कर देती है, इतनी बात करती है कि आप लोग इतने मेहनती हैं और आप लोग दिन रात काम करते रहते हैं, आपको ना दूसरी जॉब करनी चाहिए, आपको गैम्बलिंग करनी चाहिए, ये करनी चाहिए वो करनी चाहिए। वो परेशान हो जाते हैं, सारे मीडिया वाले उससे दूर भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है वो अंदर आ जाती है और जो रुत है वो पीछे के गेट से पुलिस स्टेशन में आ चुका होता है। सारे पुलिस वाले स्वाम की तारीफ कर रहे होते हैं, कहते हैं कि अरे वाह स्वाम तुमने मीडिया वालों को अच्छा मजा चगाया। तभी हम देखते हैं कि जो भी स्वाम को देखता है पहले तो देख के चौंक जाता है क्योंकि उसने अजीब सा ड्रेसअप किया होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला अंदर आता है और बताता है कि जो बेल के मॉम डैड हैं वो मतलब कि फिर से आए हैं और उनको आपसे कुछ बात करनी है, मतलब रुत से कुछ बात करनी है। और तभी वहाँ से सारे पुलिस वाले चले जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्वाम है वो वहीं रुक जाती है और तभी हमारा जो रुत है उस स्वाम को कहता है कि सबसे पहले तुम कपड़े चेंज करो, तुम बहुत बुरी लग रही हो, इन कपड़ों में अजीब सी लग रही हो। तो यहाँ पे स्वाम कहती है कि ठीक है मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। और फिर जो उसे ऐसा लगता है कि यार मैं इतना अच्छा ड्रेसअप करके आई, ऊपर से बुराई कर रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो सियाह है उसने ही बेल के मॉम डैड को पुलिस स्टेशन में भेजा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसके मॉम डैड हैं बेल के वो वहाँ पे आए होते हैं। यहाँ पे जो रुत है वो उनसे पूछता है कि हमें पता है कि जो लड़का है वो बेल का भांजा नहीं है, उसका अपना बेटा है। तो यहाँ पे वो सच सच बताते हैं। पर यहाँ पे जो बेल की मॉम है वो रुत से कहती है कि अब जो है उन्हें इस केस को आगे प्रोसीड नहीं करना है। यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो बेल के भूत को फिर से देख पा रही होती है जो कि अपने बेटे के सर पे ऐसे करके हाथ फहरा रही होती है। यहाँ पे जो बेल की मॉम है वो कहती है कि देखो हमारा जो बेटा है, मतलब जो हमारा नाती है, इसने अपनी मॉम को भी खो दिया है, अपने डैड को भी खो दिया और हम नहीं चाहते ही कि अगर ये केस आगे प्रोसीड हो और इसकी भी डेथ हो जाए और हम इस केस को बंद करना चाहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रुत है उसको इस बात को सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी वो जो बच्चा है वो अंदर आता है रुत से मतलब अपना खिलौना लेने के लिए और उससे पूछता है कि क्या आप मेरे मॉम डैड को सच में इंसाफ दिलाओगे। तो यहाँ पे रुत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि जो बेल के मॉम डैड है वो इस केस को क्लोज करना चाहते हैं, इस केस को आगे प्रोसीड नहीं होना देना चाहते हैं। पर जो बच्चा है वो अपने मॉम डैड को इंसाफ दिलाना चाहता है। तो यहाँ पे
जो बेल का भूत है, जो स्वाम देख पा रही होती है, वो रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा वो रो रही होती है। यहाँ पे स्वाम को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और फिर जो बेल के मॉम डैड है वो गाड़ी में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं और बताते हैं कि वो अभी इस कंट्री को छोड़कर जा रहे हैं। वो जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे जो प्रेडेटर होते हैं एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और यहाँ पे स्वाम उनसे पूछते हैं कि क्या तुम सच में इस केस को बंद कर दोगे। तो यहाँ पे तभी जो प्रेडेटर वो रुत से कहता है कि क्या तुमने ध्यान दिया। तो यहाँ पे जो रुत है वो कहता है कि हाँ, जो बेल की मॉम थी उनके गले में सोने का हार था और पहले वो गरीब थे और इतना महंगा सोने का एक्सपेंसिव हार कैसे खरीद सकते हैं, मतलब कि उन्हें सियाहा ने पहले ही रिश्वत दे चुके होते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा सियाहा है वो फिर से मोहल्ले में सामान वगैरह बांट रहा होता है और जो रुत है उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बेल के बेटे की बातें चल रही होती हैं कि क्या आप मेरे मॉम डैड को इंसाफ दिलाओगे, क्या वो सच में अच्छे लोग थे या नहीं थे। तो यहाँ पे उसके दिमाग में बात चल रही होती है कि वो कैसे एक बच्चे को इंसाफ दिला पाएगा या नहीं दिला पाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है उसको भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है और तभी जो तीरक है उसके पास आता है, नॉक करता है उसका रूम में, उससे कहता है कि जो रुत है उसने शाम से मतलब कि ऐसे ही बैठे हुए हैं और ना ही कुछ खा पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे हैं, प्लीज़ तुम इन्हें मनाओ, मतलब कि कैसे भी करके इनको डिनर वगैरह कराओ और मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तभी जो हमारी स्वाम है वो रुत के लिए आइसक्रीम लेके आ जाती है क्योंकि रुत को आइसक्रीम खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। उससे कहती है कि देखो तुम टेंशन मत लो, जो भी है सब ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि जितनी भी परेशानी है अच्छे दिन भी आ जाएंगे। तो तभी जो हमारी स्वाम उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, तो कि इसका मूड अच्छा करने की कोशिश कर रही होती है। तभी जो हमारा रुत है वो स्वाम का हाथ पकड़ता है और उसको अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ पे उसके मतलब कि स्वाम की ओर देखता है, उसका हाथ पकड़ता है, फिर वो उसकी आंखों में देखने लगता है। यहाँ पे वो उसको दोनों हाथ पकड़ के अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके कंधे पे अपना सर टेक लेता है। यहाँ पे हम स्वाम जो है समझ नहीं पा रही होती है। यहाँ पे जो रुत है उससे कहता है कि एक्चुअल में मैं इस केस के लिए बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में हूँ। तो यहाँ पे स्वाम कहती है कि तुम टेंशन मत लो, जो भी कंडीशन होगी मैं तुम्हारी हर कंडीशन में तुम्हारी हेल्प करूँगी। और फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है कि इतनी भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है वो कहता है कि थैंक यू, तुम मतलब कि पहली बंदी है जो मेरे लिए इतनी ज़्यादा टेंशन करती हो, मेरी इतनी फिक्र करती हो। फिर उसके कंधे पे सर रख के सोचने लगता है कि जब वो छोटा था तो वो अपनी मॉम से हमेशा कहता था कि वो हमेशा एक ऐसी औरत से शादी करेगा जो कि बिल्कुल उसकी माँ जैसी हो। और तभी हम देखते हैं कि पास में सीन चलता है जहाँ पे जब उसकी मॉम की डेथ हुई थी, जब उसकी मॉम का कार एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ पे एक औरत की डिलीवरी भी होने वाली थी जो कि और कोई नहीं स्वाम की मॉम ही थी। तो जिस टाइम पे उसकी मॉम की डेथ हुई थी तो उसी टाइम पे एक छोटी सी बच्ची की डिलीवरी हुई थी, छोटी सी बच्ची पैदा हुई थी। मतलब कि ऐसा दिखाया गया है सीन में कि जैसे कि उसकी मॉम की साउंड निकलकर स्वाम के अंदर आ गई हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है पूरी रात स्वाम के साथ ही बैठा रहता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो जाती है, हम देखते हैं कि सभी लोग मतलब कि जो स्वाम और रुत है वो नाश्ते के टेबल पर बैठे होते हैं, दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो रुत है स्वाम से कहता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, तुम इतनी शांत शांत क्यों हो। तो यहाँ पे तभी जो रुत से कहता है कि तुम कॉफ़ी क्यों नहीं ट्राई करते हो। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहते हैं कि नहीं, मुझे कॉफ़ी पीने में काफ़ी ज़्यादा कड़वी लगती है। और तभी एकदम से उसके पास उसके अंकल का कॉल आ जाता है जो कि स्वाम से बात करने के लिए कहते हैं, पर स्वाम कहते हैं कि नहीं मुझे बात नहीं करनी है। फिर ज़बरदस्ती ज़रूरत है स्वाम को कॉल दे देता है। यहाँ पे जो स्वाम को बड़े अच्छे से बात करनी पड़ती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और मतलब जैसे रिश्तेदारों से बात करते हैं। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो कहते हैं कि मुझसे ज़बरदस्ती बात ना कराया करो, मुझ पर ऐसे बात नहीं होती। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो पूछती है कि जो तुम्हारे अंकल हैं तुम उनके साथ काफ़ी सालों से रह रहे हो। तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ। तो यहाँ पे वो बताता है कि उसने मतलब कि उसके अंकल ने जो उससे बात कही होती है कि अंकल ने मुझसे ये कहा था कि जो उनका बेटा है मतलब कि वो अनाथ हो चुका है। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहती है कि पर ये बात तो सिर्फ मुझे तुम्हें पैरेट को पता थी कि जो बेल और बी का बेटा है वो उनका अपना बेटा है, नहीं तो सारी दुनिया को तो यही पता है कि जो लड़का है वो बेल और बी का भांजा है। तो यहाँ पे जो हमारा पैरेट जो हमारा रुत है उसको एकदम से उसके दिमाग में बात खनक जाती है बिल्कुल कि हाँ यार ये बात तो मैंने अंकल को कभी बताई नहीं थी। तो उन्हें ये बात कैसे पता चली कि जो वो लड़का है वो बेल और बी का अपना बेटा है। यहाँ पे वो अपने बेटे पे मतलब अपने अंकल पे शक करने लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी सुख है वो अपने फादर के साथ लंच कर रही होती है और ये अपने फादर से बात कर रही होती है। यहाँ पे हम देखते हैं उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, मतलब कि फादर और डॉटर के बीच, जहाँ पे सुख अपने फादर से कहती है कि आप हमेशा मुझसे डिसअपॉइंट रहते हैं क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मैं कभी एक लड़का नहीं बन सकती और आप हमेशा एक लड़का चाहते थे। तो यहाँ पे जो उसके फादर उससे कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे मतलब दिमाग में उल्टी सीधी बातें किसने वो सही है। तो यहाँ पे वो कहती है कि इसी वजह से मेरी मॉम की डेथ हो गई थी क्योंकि वो आपको कभी एक लड़का नहीं दे पाई और आपने फिर उनसे कभी प्यार नहीं किया, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। तो यहाँ पे जो उसके फादर है वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो और चुपचाप बैठ के यहाँ पे लंच करो। तो यहाँ पे जो सुख है वो थोड़ी अपने फादर से चिढ़ती भी है
फिर हम देखते हैं कि जो हमारी सुख है फिर वो पुलिस स्टेशन में रुत के लिए खाना बना के लाती है और रुत के लिए वो टेस्टी सा खाना बना के लाती है। यहाँ पे उससे कहते हैं कि तुम मुझसे अब मिलते भी नहीं हो, क्या बात है, अब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम इतने ज़्यादा मतलब बदल गए हो, और मैंने सुना है कि तुम आजकल बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो। तो यहाँ पे जो रुत है वो कहता है कि देखो मेरी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास मेरी वाइफ है। तो यहाँ पे वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, पर यहाँ पे जो रुत है उससे बिल्कुल बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। वो कहता है कि देखो मैं ज़रा पुलिस वाले मतलब कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, मुझे काम करने दो। तो यहाँ पे जो हमारी सुख है वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे फादर को टारगेट बनाए बैठे हो। तो यहाँ पे जो रुत है उससे कहता है कि मैं तुम्हारे फादर को टारगेट नहीं बनाए बैठा हूँ, मैं एक पुलिस वाला हूँ और सिर्फ पुलिस वाले का काम है बुरे लोगों को टारगेट करना। तभी हमारी जो सुख है वहाँ से चली जाती है और जो रुत है उसका बनाया हुआ खाना बाहर आकर अपने मतलब कि जो बाकी के पुलिस वाले उन्हें दे देता है कि जिसको ये खाना खाना है वो खा लो। बट वो जो खाना होता है काफ़ी महंगा और एक्सपेंसिव होता है, सारे के सारे एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। और तभी वहाँ पे पैडेट आ जाता है, आज पैडेट का बर्थडे होता है। तो उनमें से एक कहता है कि ये खाना मतलब कि हम पैडेट को दे देते हैं क्योंकि आज उनका बर्थडे एज अ गिफ्ट। तभी सारे के सारे लड़ने लगते हैं कि नहीं नहीं ये बहुत एक्सपेंसिव खाना है, ये मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, और सारे के सारे बहुत ज़्यादा लड़ने लगते हैं। तो तभी उनमें से एक कहता है कि एक काम करते हैं, आज जो पैडेट सर हैं हमको ट्रीट दे देते हैं खाने की। तो यहाँ पे जो पैडेट है वो कहता है कि पुलिस की जॉब की सैलरी बहुत कम होती है, मैं तुम्हें कोई ट्रीट वीट नहीं देने वाला, चुपचाप अगर इसे ही खाना है तो इसी बॉक्स को खाना है तो इसे खा लो। दूसरी हम देखते हैं कि जो स्वाम है वो अपने स्कूल में बैठी होती है। यहाँ पे जो उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हारी तो शादी हो गई, इतना अच्छा हैंडसम हस्बैंड मिल गया, मेरी भी करा दो। और तभी हम देखते हैं कि स्कूल की बहुत मतलब कि खूबसूरत सी लड़कियाँ और मतलब कि सारे के सारे लोग स्वाम के फ्रेंड बनना चाहते हैं क्योंकि जो स्वाम का हस्बैंड है वो एक पुलिस ऑफिसर है। यहाँ पे वो कहते हैं कि स्वाम हमने सुना है तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल गया है। तो तभी जो उसकी फ्रेंड है वो कहती है बॉयफ्रेंड नहीं हस्बैंड। तो एकदम से और चौंक जाते हैं। तो कहते हैं कि तुम हमें बताओ ना कि तुमने मतलब कितना अमीर बंदा कैसे फंसाया, इतने अमीर बंदे से कैसे शादी कर ली, और तुम जैसी अगली लड़की से को उसने चूज़ कैसे कर लिया। तो यहाँ पे जो स्वाम है उसको ऐसा लगता है कि ये लोग पहले मुझसे बोलते तक नहीं थे, मतलब कि इतने मतलब प्यार से बात कर रहे हैं। और तभी जो स्वाम है वो अब जो उसके हाथ में पानी का ग्लास होता है उसका पानी उनके ऊपर गिरा देती है। सारे के सारे लोग कहते हैं कि स्वाम से तो बात करनी ही नहीं चाहिए थी। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर जो हमारा पैरेट है वो घर में आता है, चारों तरफ बैलून लगे होते हैं, पूरा का घर डेकोरेट हुआ होता है। उसको ऐसा लगता है कि अरे लगता है किसी ने मतलब केक भी बना होता है कि जैसे उसकी बर्थडे पार्टी के लिए प्रिपरेशन कर रखी हो। तभी वहाँ पे न्यूंग आती है जो पूरी की पूरी कोरियन स्टाइल में तैयार हो रखी होती है, मतलब कि बाकायदा उसने गाउन वगैरह पहन रखा होता है और एकदम से उसे बर्थडे विश करती है। और तभी जो हमारा पैरेट है उससे कहने वाला होता है कि हाँ मतलब कि तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है। तो तभी जो हमारी न्यूंग है उसकी बात काट के कहती है कि पता है 3 महीने बाद रुत का बर्थडे है और मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ कि हम पार्टी ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। तो तभी जो पैरेट है उसे बुरा लगता है पर वो कुछ कहता नहीं है। और तभी जो न्यूंग है एकदम से बैठ जाती है और कहती है कि मेरा गाना सुनो, और उसके लिए हैप्पी बर्थडे विश करती है। कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया जो कि बर्थडे पे बनता है मेनली, ये सूप खाओ, ये केक भी मैंने तुम्हारे लिए बनाया है और ये पूरी की पूरी डेकोरेशन मैंने तुम्हारे लिए की है, रुत ओपा। मतलब लास्ट में वो रुत का नाम लगा देती है। तो मतलब कि उसको सच में नहीं पता होता है कि जो हमारी न्यूंग है कि आज सच में पैरेट का बर्थडे है और वो जितनी भी चीज़ें कर रही होती है वो एज ए प्रिपरेशन कर रही होती है, रुत के बर्थडे के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है। पर यहाँ पे जो हमारा पैरेट है उसे एक बार भी नहीं टोकता है और वो जो कह रही होती है वो चुपचाप वो करने लगता है। यहाँ पे जो न्यूंग है बहुत बड़बड़ा रही होती है कि हम ऐसे करेंगे रुत के बर्थडे पे, हम वैसे करेंगे रुत के बर्थडे पे। और पैरेट को थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि यार मतलब कि मतलब मेरे घर में रह रही है और सेलिब्रेट किसी और का कर रही है। तभी हम दूसरी ओर देखते हैं कि स्वाम है वो अपने घर से मतलब कि स्कूल से घर वापस आ जाती है। तभी उसे रास्ते में एक मिल जाता है, यहाँ पे एक कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे जो स्वाम है उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। पर जो स्वाम है उससे कहते हैं देखिए आज तो आपने मुझे छोड़ दिया, पर प्लीज़ अच्छा होगा कि आप मुझे बाकी टाइम में ना छोड़ें और मेरे से ज़्यादा बात करने की कोशिश ना करें। तो यहाँ पे जो हमारी एक है वो कहता है कि तुम ऐसे मुझसे बात क्यों कर रही हो। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहती है कि देखिए मैं आपसे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक हस्बैंड है और मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को कोई भी मतलब कि मुझसे प्रॉब्लम ना हो। और तभी हम देखते हैं कि कोई बंदा स्वाम का फ़ोटो खींच लेता है एक की गाड़ी से निकलते हुए, और जो वो फ़ोटो है वो फिर से मतलब कि डा के पास पहुँच जाता है जो कि सुख उसे दिखाती है। मतलब सुख ने वो फ़ोटो खींचा होता है, वो डा को फ़ोटो दिखाती है। जो डा है वो फिर से बहुत ज़्यादा किलत जाती है। वो कहती है क्या मैंने ऐसे इंसान से कैसे शादी कर ली कि जो हमेशा इस बेवकूफ़ सी लड़की के पीछे पड़ा रहता है, मतलब कि उसको वही लड़की पसंद आती है। तो यहाँ पे जो हमारी डा है वो कहती है कि एक चेंज हो गया था, ये जरूर जो इसकी वाइफ है उसने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जो हमारी सुख है वो कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसे लगता है कि जो एक है वो तो बदल जाता है, पर ये जो रुत की वाइफ है वो बार बार उसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ और अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे जो सुख करना चाहती थी वो एक्चुअल में कर देती है क्योंकि उसको फिर से सुख की स्वाम की लाइफ में मतलब कि वो
डिस्ट्रॉय करनी होती है। फिर रात हो जाती है, हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है और जो तीरक है वो केक लेके पैरेट के घर पे जा रहे होते हैं और न्यूंग पूछती है कि तुम किसका केक लेके जा रहे हो। तो यहाँ वो बताते हैं कि आज पैरेट का बर्थडे है। तो फिर हमारी जो न्यूंग है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने क्या कर दिया है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो हमारा एक है जो एक पेशे से वकील है वो अपने एक मतलब कि उसके साथ बैठा होता है, क्लाइंट के साथ बैठा होता है, जो कि क्लाइंट जो अपने हस्बैंड के खिलाफ डाइवोर्स का केस करने आती है। वो बताती है कि जो उसका हस्बैंड है वो उसे चीट कर रहा है। तो यहाँ पे तभी जो डा आ जाती है, वो कहती है कि आप गलत वकील के पास आई हैं, क्योंकि आपका जो वकील है वो भी ऐसे ही है, वो भी उसकी भी एक मिस्ट्रेस है, उसकी भी एक रखेल है और वो भी अपनी रखेल के साथ रहता है। तो तभी जो क्लाइंट है वो एक को अजीब तरीके से देखने लगती है। यहाँ पे जो डा है उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर देती है एक की, कि ये जो बंदा है आप इसके पास आई हो अपनी प्रॉब्लम लेके, तो खुद ही ऐसे इंसान है जो कि और औरतों के साथ घूमता है, बल्कि इसकी वाइफ भी है, और आपको एक अच्छा लॉयर चूज़ करना चाहिए, ना कि इस जैसे बंदे को। तो यहाँ पे जो एक है उसे काफ़ी ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है, पर एज़ यूजुअल की तरह जो डा है बिल्कुल भी चुप नहीं होती है। और जो उसकी क्लाइंट है वो कहती है कि हाँ आपने सही किया, मुझे बता दिया, अब मैं ये केस इनको बिल्कुल भी नहीं दूंगी। पर तभी जो एक है वो कहता है कि अब डा मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा, और वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो डिटेक्टिव ऑफिस है वहाँ पे सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो जाए बैठ के कहती है कि अरे जल्दी से अपनी टी शर्ट उतारो, क्योंकि वो जो सीन होता है ना, वो जो दोनों बंदे होते हैं जो वो टी शर्ट उतारते तो बहुत ज़्यादा हॉट लगते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वहीं पर हमारी स्वाम बैठी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होती है कि आज अंकल तूफान बताने वाले हैं कि स्वाम अब इस टीम में रहेगी या नहीं रहेगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंकल तूफान है वो आके बताते हैं कि जिस बंदूक से सुसाइड हुई है वो एक्चुअल में वो गन रुत के नाम पर ही है। तो यहाँ पे एकदम से जाए कहती है कि वो घर भी रुत के नाम पे है, वो गन भी रुत के नाम पे है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो बताती है कि एक्चुअल में जो रुत है उसे पता भी नहीं है कि क्या क्या चीज़ उसके नाम पर है या नहीं है, क्योंकि जब उसके मॉम डैड की डेथ हुई थी तो काफ़ी छोटा था। तो यहाँ पे जो जाए है वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि रुत को भी फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोई बंदा खुद को ऐसे नहीं फंसाएगा। तो यहाँ पे जो अंकल थवान है वो कहते हैं कि हाँ अब ये जो केस है थोड़ा सा रुख मोड़ ले रहा है, हमें लगता है कि यहाँ पे उसको फंसाने की कोशिश उसके अंकल ही कर रहे हैं। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है उसको भी ऐसे ही लग रहा होता है कि जैसे कि उसके अंकल ने मतलब उसको जानबूझ के फंसाने की कोशिश की हो, उसके अंकल ना चाहते हो उसके साथ अच्छा होना। और तभी हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। टुडे शाउट आउट गोज टू मोतोशी जहां। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू बी कंटिन्यू।